दोस्तों नमस्कार। बजट आ गया है, टीवी पर, अखबारों में आपने बहुत सारी डिबेट देखी, बहुत सारी न्यूज देखी। मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। खास तौर से ये जो आज का वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस बजट में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को क्या मिला। मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसका मतलब क्या हुआ। और जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, उसके अनुसार हम एमएसएमईज और स्टार्टअप को क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस बजट से। दोस्तों यहां इस बजट में एमएसएमई के लिए एक स्पेशल चैप्टर था, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही कि उस चैप्टर में क्या कहा, और भी जितने अनाउंसमेंट थे उनमें एमएसएमईज को कैसे फायदा होगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों एमएसएमई का जो ये चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 39 में कहा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि उद्यम, ई श्रम, एनएससी एंड अशीम पोर्टल विल बी इंटरलिंक्ड, देयर स्कोप विल बी वाइडन्ड, they will now perform as portals with live organic database, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities फॉर ऑल। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, तीन जो पोर्टल हैं जिनके बारे में यहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उन तीन पोर्टल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इंटरलिंक कर दिया जाएगा। और दोस्तों उसके द्वारा जो एमएसएमईज हैं वो B2B, B2C ये ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये एमएसएमईज के लिए मार्केटिंग में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो ये एक अनाउंसमेंट था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इस एमएसएमईज नामक चैप्टर के अंतर्गत। दोस्तों एक और 40 पॉइंट उन्होंने कहा इसी चैप्टर में, जहां उन्होंने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, खुश हो गए ना दोस्तों, ECLGS has provided much needed additional credit to more than 130 lakhs MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be extended, ध्यान से सुनिए दोस्तों, by ₹50,000 crore to total cover of 5 lakh crore, with the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related enterprises. दोस्तों ये तो आपने सुन लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको बता दिया। मैं आपको बताता हूं सिंपल शब्दों में कि इसका मतलब क्या होगा। दोस्तों यहां दो अनाउंसमेंट किए हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पॉइंट नंबर 40 के द्वारा। उन्होंने कहा है कि देखिए, एक तो ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी उसकी जो लिमिट जो खत्म हो रही थी उसको अब हमने पीरियड बढ़ा दिया है। एक बात उन्होंने और कहा कि देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपैक्टेड इस पेंडेमिक की वजह से हुए वो हुआ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। दोस्तों हमने देखा है होटल्स, रेस्टोरेंट, इनको भारी क्षति, भारी नुकसान हुआ है इस पेंडेमिक के टाइम में उनके बिजनेसेस को। तो यहां कह दिया है कि भैया 50,000 करोड़ की गारंटी और ले लो हमसे, खास तौर से हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड एंटरप्राइजेस के लिए। तो दोस्तों अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं खास तौर से, और आप हॉस्पिटैलिटी या रिलेटेड एंटरप्राइजेस में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए ये खुशखबरी है। 50,000 करोड़ रुपए एडिशनली सरकार ने कहा है कि बैंक्स लोन देंगे आपको और हम गारंटी देंगे आपके लोन की सरकार के बिहाफ पर। दोस्तों एक और पॉइंट यहां पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई के चैप्टर में ही बताया है। ये पॉइंट नंबर है 41। दोस्तों मैं
आपको इसलिए आसान शब्दों में बता रहा हूं कि मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा और यह भी बता रहा हूं कि उसका मतलब क्या है। दोस्तों यहां पॉइंट नंबर 41 इस बजट में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of rupees 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में। उन्होंने कहा है कि हम ये जो कोलेटरल फ्री लोन है जिसकी डिमांड हमेशा एमएसएमईज करते रहते हैं, खासतौर से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, वो कहते हैं कि हम बैंक जाते हैं हमें कोलेटरल फ्री लोन नहीं मिलता। सरकार ने कहा है कि हम ऐसा एक बंदोबस्त कर दे रहे हैं कि 2 लाख करोड़ एडिशनल फंड आएगा आपको इस CGTMSE स्कीम के अंतर्गत बांटने के लिए बैंकों के पास, लोन देने के लिए बैंकों के पास, जिससे वो इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की मदद कर पाएंगे। दोस्तों एक और पॉइंट नंबर 42 भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी एमएसएमई चैप्टर के अंतर्गत बोला है। उन्होंने कहा है कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसको दोस्तों उन्होंने रैंप का नाम दिया है शॉर्ट में इस प्रोग्राम का। दिस प्रोग्राम विद आउटले ऑफ ₹6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help the MSME sector become more resilient, competitive and efficient. तो दोस्तों सरकार ने कहा है कि हम एक रैंप करके एक स्कीम एक शुरू कर रहे हैं जो आपकी यानी एमएसएमईज की और हमारी यानी एमएसएमईज की कॉम्पिटिटिवनेस और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये थे अनाउंसमेंट एमएसएमई सेक्टर के लिए। लेकिन दोस्तों क्या इस बजट में बस इतना ही मिल पाया एमएसएमईज को? जी नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जो और अनाउंसमेंट हुए उनसे एमएसएमईज को कैसे बेनिफिट हुआ इस बजट के द्वारा। दोस्तों एक चैप्टर है इसी बजट में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, उसका नाम है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों हम तो जानते ही हैं कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में एमएसएमईज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट को एमएसएमई से कुछ खास परसेंटेज खरीदना ही खरीदना होता है। दोस्तों एक चैप्टर है इस बजट में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। दोस्तों यहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर पेमेंट ऑफ 75% ऑफ रनिंग बिल्स मैंडेटरीली विद इन 10 days एंड फॉर एनकरेजिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कॉन्सिलिएशन। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, हम हमेशा बोलते रहते हैं डिलेड पेमेंट के बारे में जो एक बड़ी समस्या है। अगर ये हमारा पेमेंट रनिंग बिल्स का होने लगा जिस तरह से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है 10 दिन के अंदर, मैं समझता हूं इससे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हमारे खत्म हो जाएंगे और ये एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। दोस्तों वहां पर भी नहीं रुकी हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने पॉइंट नंबर 79 बोला है इसी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत। उन्होंने कहा है कि एज ए फर्दर स्टेप टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड टू रिड्यूस डिलेज इन पेमेंट्स, ए कंप्लीटली पेपरलेस end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurement. दोस्तों कितनी बड़ी बात कह दी है। इसी का तो हमें इंतजार था दोस्तों एमएसएमईज को कि भैया एक ऐसा सिस्टम बन जाए जहां पर जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं कम से कम वो तो हमारी मदद करें। तो दोस्तों जैसे ही आप कोई सामान बेचेंगे या कोई सर्विस देंगे किसी भी सेंट्रल मिनिस्ट्री को, तो आप तुरंत एक सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, वहां पर आप अपना बिल अपलोड कर देंगे और जो पेमेंट है उसका सिस्टम तो मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है। आगे कहा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि द सिस्टम विल एनेबल द सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स टू सबमिट ऑनलाइन देयर डिजिटली साइंड बिल्स एंड क्लेम्स एंड ट्रैक देयर स्टेटस फ्रॉम एनीवेयर। यानी आप एक बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इनवॉइस भी डिजिटली साइन कर सकते हैं और फिर कहीं से भी बैठकर आप इस पोर्टल पे जाइए और अपने बिल का स्टेटस देख लीजिएगा कि भैया ये बिल मेरा कहां किस स्थिति में फंसा हुआ है, इसका पेमेंट कब होगा, हो गया है तो क्या मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। बहुत बड़ी दोस्तों ये एक मदद है एमएसएमईज की। ये एमएसएमई के चैप्टर में नहीं है लेकिन
इतनी बड़ी मदद है दोस्तों। इससे भी बड़ी मदद आपको मैं और बता रहा हूं दोस्तों एमएसएमईज के लिए। दोस्तों एक और बहुत बड़ी समस्या है हम एमएसएमईज की, कि जब भी हम कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहां पर बैंक गारंटी मांगी जाती है। और दोस्तों बैंक गारंटी के लिए जब हम बैंक जाते हैं तो वो कहते हैं हम बैंक गारंटी की लिमिट अगर सैंक्शन करेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे आपका, और साथ में चलिए देख लीजिए आपको जो ड्यू डिलिजेंस करनी है, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी लाओ 100% जितने की आपको बैंक गारंटी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि भैया इसके लिए हम एक मार्जिन मनी लेंगे। पता नहीं दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता वो मार्जिन मनी किस लिए लेना चाहते हैं। 25% कहते हैं एफडी बना दो भैया हमारे अकाउंट में। अरे भैया आपने कोलेटरल सिक्योरिटी भी ले ली, अब आप 25% की एफडी भी बनाकर रख रहे हो। ये पैसा तो हम अपने और बिजनेस में यूज करेंगे तो न जाने कितना काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो पैसा हमारा फंसा रहता है एफडी में बैंक के पास, और हम उसको बोलते हैं भैया ये मार्जिन मनी है हमारी बैंक गारंटी के अगेंस्ट। एक और समस्या है दोस्तों, हमारी कितनी भी लिमिट हम सैंक्शन करा लें बैंक गारंटी की, जब भी हम और बिजनेस करना चाहते हैं तो हर कोई मांगता है बैंक गारंटी लाओ। जब भी आप कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे वो सरकार हो या लार्ज कॉर्पोरेट्स हो, हम फिर जाते हैं बैंक के पास कि भैया ये बैंक गारंटी और दे दो। दोस्तों वो असेसमेंट में और सैंक्शन में इतना टाइम लगा देंगे, उतने में तो वो टेंडर की डेट ही निकल जाती है और हम वो बिजनेस ले नहीं पाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, खास तौर से शायद ये एमएसएमईज को ध्यान में रखकर किया गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 80 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, ध्यान से सुन लीजिए, टू रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो मैं आपको कह रहा हूं, जो एफडी की कॉस्ट है, बैंक गारंटी का कमीशन है, तो इसके लिए कहा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉइंट नंबर 80 में कि टू रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर सप्लायर्स एंड वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, द यूज ऑफ श्योरिटी बॉन्ड as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो IRDAI, यानी दोस्तों जो IRDAI है, जो इंश्योरेंस की जो रेगुलेटरी बॉडी है, सरकार ने कहा है कि उन्होंने हैज गिवन द फ्रेमवर्क फॉर इश्यू ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। यानी एक ये सिस्टम तो बन गया है, अप्रूवल भी मिल गई है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी आएंगी, वो दे देंगी हमारे परफॉर्मेंस की गारंटी, और हमें ये जो परफॉर्मेंस गारंटी के लिए एफडी देनी पड़ती है, मार्जिन के रूप में बैंक गारंटी कमीशन देना पड़ता है, लिमिट सैंक्शन करानी पड़ती है, उसके बोझ से शायद अब हम बच जाएंगे इस बजट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको वो प्रोविजंस बता रहा हूं बजट के जो शायद अभी तक आपने कहीं देखे सुने नहीं होंगे। चलिए दोस्तों और बताता हूं आपको, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के बारे में क्या कहा, खास तौर से एक चैप्टर में जिसका नाम है वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों पॉइंट नंबर है 108। उन्होंने कहा कि वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड more than rupees 5.5 lakh crore last year, facilitating one of the largest startup and growth ecosystem। तो पिछले साल का उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने कहा कि scaling up this investment require a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures। उन्होंने कहा कि भाई देखिए वेंचर कैपिटल और ये जो प्राइवेट इक्विटी है, इसके लिए हम एक कमेटी बना दे रहे हैं। वो पूरा कमेटी स्टडी करेगी इस इकोसिस्टम के बारे में, हमें अपनी रिकमेंडेशन देगी और हम उसी तरह से इस वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को ओपन अप करेंगे फॉर मेजरली एमएसएमईज एंड स्टार्टअप। दोस्तों स्टार्टअप के लिए तो वैसे ही सरकार तैयार दिखती है, एक खास तौर से अलग चैप्टर बना दिया है इस बजट में जिसका नाम है इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप। पॉइंट नंबर है दोस्तों 129 इस बजट में, जहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि स्टार्टअप्स हैव एमर्ज्ड एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ फॉर आवर इकोनॉमी। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स द कंट्री हैज सीन ए मैनीफोल्ड इंक्रीज इन सक्सेसफुल स्टार्टअप। दोस्तों यहां फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए एलिजिबल स्टार्टअप्स एस्टेब्लिश्ड बिफोर 31st March 2020 हैज बीन प्रोवाइडेड ए टैक्स इंसेंटिव्स for 3 consecutive years out of 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic,
I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by one more year, that is up to 31st of March 2023 for providing such tax incentive. तो दोस्तों यानी मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था दोस्तों कि स्टार्टअप के क्या बेनिफिट है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए 3 साल का आपको ये टैक्स इंसेंटिव मिलता है अगर आप स्टार्टअप हैं। उसकी कंडीशंस भी बताई थी, आई बटन दबाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्कीम थी वो थी कि उन स्टार्टअप्स के लिए जो 31 मार्च 2022 तक इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। अब क्योंकि पेंडेमिक थी, आपके मन में आइडिया तो है कि भैया मैं एक स्टार्टअप लगाऊं, और ये आप 2020-21 से आप सोच रहे हैं उसको करने का, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो थोड़ा प्रोसेस आपका स्लो हो गया, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, ये स्टार्टअप शुरू नहीं कर पाए, और अब आपको लग रहा है भैया 31 मार्च 2022 तो अब आ गई, अब ये जो मेरा 3 साल वाला जो इंसेंटिव था टैक्स का एग्जेम्पशन का वो तो खत्म हो जाएगा, अब मुझे मिलेगा नहीं। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि कोविड था, आपके जो प्लान थे वो भी थोड़े स्लो हो सकते हैं, तो अब अगर आपकी कंपनी 31 मार्च 2023 तक भी बनेगी तब भी हम आपको ये 3 साल का टैक्स हॉलिडे, टैक्स इंसेंटिव, टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे। दोस्तों आप कहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भैया स्टार्टअप को तो दे दिया, लेकिन हम तो एमएसएमईज हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमें भी कुछ और छूट दी है क्या? तो दोस्तों एक खास अलग से चैप्टर यहां इस बजट में था जिसका नाम है इंसेंटिव्स फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज अंडर कंसेशनल टैक्स रेजिम। ये पॉइंट नंबर है दोस्तों 130। इसमें कहा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इन एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश ए ग्लोबली कंपिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज a concessional tax regime of 15% tax was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under section 115 BAB by 1 year, that is from 31st of March 2023 to 31st of March 2024। दोस्तों यहां सरकार ने कहा है कि देखिए हमने स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, हमने कहा था कि देखिए अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं और आप अपना ये जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे वो 31 मार्च 2023 तक शुरू कर देंगे, तो आपको हम जो टैक्स है बहुत ही स्पेशलाइज्ड टैक्स 15% का कर देंगे आपके लिए। अब क्योंकि ये पेंडेमिक आ गया था, जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें भी कुछ डिले हो सकता है, खाली भैया स्टार्टअप की बात ही नहीं है, तो सरकार ने कहा है कोई बात नहीं, अब हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप 31 मार्च 2024 तक भी अपना ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तब भी आप इस 15% के टैक्स वाले दायरे में आ पाएंगे। तो दोस्तों है ना ये भी एमएसएमईज के लिए खास अनाउंसमेंट। दोस्तों एक और चैप्टर है, वो भी शायद स्टार्टअप और एमएसएमईज को ध्यान में रखकर ही ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ इस बजट में पेश किया है। इस चैप्टर का नाम है ब्लेंडेड फाइनेंस। यहाँ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए इस पॉइंट नंबर 109 में मैं आपको बोल रही हूं कि गवर्नमेंट बैक्ड फंड्स NIIF and SIDBI fund of funds have provided scale capital, creating a multiplier effect for encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma and agri-tech. The government will promote thematic fund for blended finance with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund manager। दोस्तों मिलकर सरकार करेगी हमारी जो खास तौर से मैंने बताई हैं आपको जिस तरह के प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट्स में 20% तक सरकार ही कह रही है कि भैया कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी हम इन्वेस्ट कर देंगे आपके लिए। तो दोस्तों ये भी मैं समझता हूं एमएसएमई और खास तौर से स्टार्टअप के लिए ही बेनिफिट्स दिए गए हैं इस बजट में। दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल स्कीम के बारे में बात की गई है इस बजट में जिसका नाम है पीएम गति शक्ति। पॉइंट नंबर तो शुरू में ही बोला था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 15 के अंदर 15 पॉइंट पर, जहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पीएम गति शक्ति इज ए
transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines. तो कौन कौन से 7 engines हैं दोस्तों? Roads, railways, airport, port, mass transport, waterways and logistics infrastructure. और दोस्तों इन सेक्टर्स में जब भी कोई काम होगा तो आप समझिए एमएसएमईज को तो उसके लिए अपना शेयर जरूर मिलेगा, वहां पर एमएसएमईज की ग्रोथ तो जरूर होनी है इन सभी सेक्टर्स में। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ऑल 7 इंजन्स विल पुल फॉरवर्ड द इकोनॉमी इन यूनिसॉन। These engines are supported by the complementary role of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerages and social infrastructure। और दोस्तों ये जितनी भी बात हैं इनमें क्या आपको लगता है कि एमएसएमई का रोल नहीं है? इन सब प्रोजेक्ट के लिए एमएसएमईज ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं दोस्तों। फाइनली द अप्रोच इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास, the efforts of the central government, the state government and the private sector together। यहां कह दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आप और हम जो एमएसएमईज हैं, प्राइवेट सेक्टर जो हैं, वो सब साथ मिलकर काम करेंगे, लीडिंग टू ह्यूज जॉब एंड एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, स्पेशली द यूथ। और यूथ क्या है दोस्तों? जो स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, यहां भी दोस्तों ये जो चैप्टर है ये भी मैं समझता हूं एमएसएमईज और स्टार्टअप को ध्यान में रखकर ही बताया गया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट के लिए भी, रोड ट्रांसपोर्ट में जब भी दोस्तों काम होता है तो ये जो ट्रक हैं दोस्तों कौन चलाते हैं? हम छोटे जो व्यापारी हैं वही चला रहे हैं। कोई ढुलाई कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो दोस्तों वहां भी एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। पॉइंट नंबर 18 में कह दिया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज will be formulated in 2022-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 km in 2023। इसके बाद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ₹20,000 crore will be mobilized through innovative ways of financing टू कॉम्प्लीमेंट द पब्लिक रिसोर्स। तो दोस्तों ये जब रोड ट्रांसपोर्ट में इतना काम होगा, इतनी रोड बनेगी, तो एमएसएमईज को तो वहां काम मिलना जरूरी है, लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, मैंडेटरी है। दोस्तों एक और चैप्टर है यहां, सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। ये भी दोस्तों मैं समझता हूं एमएसएमईज का भरपूर मदद करेगी, भरपूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि पॉइंट नंबर 19 ये जो पीएम गति शक्ति है उसी के बारे में बात चल रही है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि द डाटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स विल बी ब्रॉट ऑन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP designed for application programming interface API. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistic cost and time, assisting just-in-time inventory management and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness। दोस्तों अब अगर ऐसा एक पोर्टल बन जाए तो मजा आ जाए, कहां सामान है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ एक ही पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा। एमएसएमईज की सबसे ज्यादा मदद होगी दोस्तों। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सीमलेस ट्रेवल ऑफ पैसेंजर्स विल आल्सो बी फैसिलिटेटेड। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफी कुछ दोस्तों मिलने वाला है इस अनाउंसमेंट के द्वारा। इसी तरह दोस्तों रेलवे, ये गति शक्ति की बात ही मेरे ख्याल में चल रही है। रेलवेज में भी दोस्तों मैं देखता हूं कि हमारी बहुत सारी एमएसएमईज हैं, वो काम कर रही हैं, रेलवेज को सप्लाई कर रही हैं, वहां पर एज कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। जितना रेलवे का विस्तार होगा उतना समझिए एमएसएमई का ग्रोथ होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 21 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि रेलवेज विल डेवलप
new products and efficient logistics services for small farmers and दोस्तों इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये तो खुद ही ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं, बिसाइड्स टेकिंग द लीड इन इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क टू प्रोवाइड सीमलेस सॉल्यूशन फॉर मूवमेंट ऑफ पार्सल्स। दोस्तों एक और बहुत खास अनाउंसमेंट कर दिया है रेलवे के अंतर्गत ही, जो एमएसएमईज को बहुत मदद करेगा। पॉइंट नंबर 22 में उन्होंने कहा है कि भाई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट विल बी पॉपुलराइज्ड टू हेल्प लोकल बिजनेसेस। और दोस्तों लोकल बिजनेसेस कौन है? ये तो एमएसएमईज ही हैं एंड सप्लाई चेन्स। दोस्तों अभी तक हमने सुना था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भैया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो ठीक है, इतने रेलवे स्टेशन हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी ले आते हैं, वहां पर जो लोकल लोग हैं वही तो एमएसएमईज हैं, उनके प्रोडक्ट को यहां पर मदद की जाएगी। दोस्तों एक और पॉइंट नंबर 23 में कह दिया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 kilometers of network will be brought under covered the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains with better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नेटवर्क शुरू करने जा रही है सरकार, और उसमें एमएसएमईज की भागीदारी कितनी बड़ी होगी। 2000 किलोमीटर का नेटवर्क सरकार ने कहा है कि बनाएंगे रेलवे के लिए, और साथ में कह दिया है कि भैया 400 नई ये जो वंदे भारत ट्रेन है इनकी शुरुआत होगी। दोस्तों ये जब ट्रेन की शुरुआत होती है तो समझिए एमएसएमईज को कितना मदद मिलती है। पहले तो ये जब ये शुरू होगी, ये 2000 किलोमीटर की नई जो लाइन शुरू होगी, वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी 400, उन शुरू होने में, और फिर दोस्तों जब ये शुरू हो जाएंगी तब उन्होंने कहा कि भैया ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि स्टेशन भी बढ़ेंगे, वहां पर भी जो हम एमएसएमईज हैं हमारा माल धड़ाधड़ बिकेगा। जैसे धड़ 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 रेल चलती है ऐसे ही धड़ 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 एमएसएमईज का माल बिकेगा। तो ट्रेन की स्पीड से एमएसएमईज दौड़ेंगी अब दोस्तों जरूर इस बजट के आने के बाद। लेकिन हां दोस्तों मैं ये जरूर कहूंगा कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी प्लीज इनका इंप्लीमेंटेशन भी टाइमली एंश्योर कर दीजिएगा। दोस्तों लॉजिस्टिक्स वैसे भी काफी समस्या रहती है एमएसएमईज की, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉइंट नंबर 24 में कहा है कि 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज विल बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मदद होगी एमएसएमईज के लिए, क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स के लिए कई बार परेशान रहते हैं अपना सामान इधर उधर भेजने में। दोस्तों मैं इस आज की वीडियो में चाहे ये कितनी लंबी हो जाए, मुझे पता है कि आप इसको आखिर तक देखेंगे, लेकिन यहां आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल को दबाइए ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाएं जब भी मैं उनको पोस्ट करूं। दोस्तों मैं आपको वही यहां प्रोविजंस बता रहा हूं इस बजट के जिनके द्वारा एमएसएमईज को फायदा होने वाला है। दोस्तों एक चैप्टर है पर्वतमाला इसी बजट में, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, पॉइंट नंबर है दोस्तों 26। दोस्तों यहां पॉइंट नंबर 26 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एज ए प्रीफर्ड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अल्टरनेट टू कन्वेंशनल रोड्स इन डिफिकल्ट हिली एरियाज, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी टेकन अप ऑन पीपीपी मोड। दोस्तों पीपीपी मोड समझते हैं, यानी पार्टनरशिप करेगी सरकार आपसे। ये जो रोपवे बनाएंगे इनके लिए पार्टनरशिप में बनाएंगे। तो हमारा जो हम एमएसएमईज हैं, पहले तो ये जो रोपवे बनेंगी उसमें बहुत सारी हमारे द्वारा सप्लाईज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स हमको मिलेंगे बहुत सारे, और ये पीपीपी मॉडल में बनेंगी। तो कुछ एमएसएमईज यहां पर मैं समझता हूं कि वो भी आ सकती हैं एज ए पार्टनर सरकार के साथ इन रोपवे प्रोजेक्ट्स में। द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंप्रूव connectivity and convenience for commuters besides promoting tourism।
और दोस्तों जब टूरिज्म बढ़ेगा, सरकार ने कहा कि देखिए अब रोपवे बन जाएंगे, बहुत सारी जगह ऐसी है देखने में तो बड़ी सुंदर लगती हैं, हम कभी कभी देखते हैं, कभी फोटो में, कभी किसी वीडियो में, कोई हमारा दोस्त डाल देता है, कोई हमारा मित्र है वहां छोटे से किसी पहाड़ी स्थान पर रह रहे हैं, वो भेजते हैं कि देखो कितना सुंदर पॉल्यूशन फ्री हमारा ये गांव, ये जगह है। लेकिन लगता है कि भैया अगर हम जाएंगे वहां से, एरोप्लेन फ्लाइट की सर्विस तो है नहीं, ट्रेन वहां नहीं है, बस जाती है तो घूम घाम के जाती है, 2 दिन तो पहुंचने में लग जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ दूर तो पैदल भी चलना पड़ता है। तो सरकार जब दोस्तों ये रोपवे बना देगी, वहां टूरिज्म भी बढ़ेगा, और दोस्तों जब टूरिज्म फैसिलिटी बढ़ेगी उसमें तो हम एमएसएमईज को ही सबसे ज्यादा फायदा होना है। सरकार ने ये कहा है कि दिस में ऑल्सो कवर कंजेस्टेड अर्बन एरियाज वेयर कन्वेंशनल मास ट्रांजिट सिस्टम इज नॉट फिजिबल। कितना इंपॉर्टेंट, सरकार ने कह दिया कि भैया ये ऐसा नहीं कि पहाड़ों वहाड़ों में बनाएंगे, जो अर्बन एरिया है जहां बहुत भीड़ भाड़ है, उन्होंने कहा कि भैया वहां पे भी, जहां पे अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सड़क बनाना, ट्रेन निकालना मुश्किल है, वहां भी बनाएंगे हम इस रोपवे सिस्टम को। उससे भी दोस्तों हम एमएसएमईज को बहुत फायदा होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स फॉर ए लेंथ ऑफ 60 किलोमीटर विल बी अवॉर्डेड इन 2022-23 2022-23 में दोस्तों सरकार ने कहा है कि भैया 60 किलोमीटर का तो अवार्ड कर देंगे हम इसी साल में दोस्तों। बस इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो अवार्ड होगा आप रोपवे के काम का, उसके लिए आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तैयार करके रखिए कि इधर निकला टेंडर और उधर आपने अपना ये टेंडर जमा कर दिया, क्योंकि पेमेंट के लिए भी आप कह रहे हैं कि भैया हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ऑनलाइन ई बिलिंग का कि वहां पर एंड टू एंड सिस्टम रहेगा। और दोस्तों यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है nodefaulters.com, क्योंकि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि भैया ये जो चैंबर्स हैं, ये जो एसोसिएशन हैं, इंडस्ट्रीज बॉडीज हैं, उनको आगे आना चाहिए इस डिलेड पेमेंट की समस्या का कोई समाधान निकालने के लिए, ताकि वो भी कह सकें बायर से, लार्ज कॉर्पोरेट से, गवर्नमेंट से कि साहब इन एमएसएमईज का जल्दी पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आप प्लीज जाइए nodefaulters.com की वेबसाइट पर, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, अपना जो भी रिपोर्ट करिए डिफॉल्ट यहां इस वेबसाइट पर, यानी जो भी आपका डिफॉल्ट है, अगर किसी आपके बायर ने कर दिया, आपको समय से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज आप यहां रिपोर्ट कर दीजिए। हम आपके बायर से कांटेक्ट करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया ये पेमेंट आप दे दीजिएगा, ये हमारे एमएसएमईज भाई हैं। और दोस्तों अगर वो नहीं देंगे तो भी लीगल तरीके से भी हम आपकी मदद कर सकते हैं यहां इस नो डिफॉल्टर पोर्टल के द्वारा। दोस्तों आते हैं अपने बजट पर। यहां पर एक स्किल डेवलपमेंट की बात की है, और दोस्तों अगर स्किल डेवलपमेंट में काम हो गया तो हम जो एमएसएमईज हैं जो बहुत जूझती हैं इस समस्या से कि भैया हमें टैलेंट नहीं मिलता, वो समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस स्किल डेवलपमेंट के द्वारा एमएसएमईज को बिजनेस में भी फायदा मिलेगा, और उनको जो अपने एम्प्लॉयज हैं, टैलेंट है, उनको ढूंढने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों इस स्किल डेवलपमेंट नामक चैप्टर के अंतर्गत ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉइंट नंबर 43 में बोल दिया है कि स्किलिंग प्रोग्राम एंड पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री विल बी रीओरिएंटेड टू प्रमोट कंटिन्यूअस स्किलिंग एवेन्यूज, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, जिसका उन्होंने नाम बताया है, विल बी अलाइन्ड विद डायनामिक इंडस्ट्री नीड। बोल दिया है कि भैया इंडस्ट्री को जरूरत है तो हम ये स्किलिंग के द्वारा उनकी मदद करेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 44 में और उन्होंने कह दिया है कि डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड द देश स्टैक ई पोर्टल DESH स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च। ये एक नया पोर्टल दोस्तों आएगा, ये मदद करेगा हमारी। दिस एम्स टू एम्पावर सिटीजन्स टू स्किल, री-स्किल और आप स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। It will also provide API-based trusted skill credential, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो स्किल डेवलपमेंट है, यहां पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटीज है ही बहुत, और साथ में उनकी मदद भी होगी टैलेंट ढूंढने में, स्किल्ड मैन पावर अपने लिए रखने के लिए अपने बिजनेसेस में।
यहां पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टार्टअप का जिक्र करते हुए उन्होंने पॉइंट नंबर 45 में कहा कि स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति थ्रू वेरिड एप्लीकेशंस एंड फॉर ड्रोन एज ए सर्विस DRAAS in selected ITIs in all states the required course for skilling will be started। यानी जितनी भी ITI है भैया सब जगह करो, कोर्स स्टार्ट करो वहां पर भी, ताकि जो MSMEs हैं, जो स्टार्टअप हैं, इनको स्किल्ड वर्कमैनशिप, स्किल्ड मैन पावर मिल सके। दोस्तों एक और स्कीम के बारे में बात की गई है यहां इस बजट में। आपको लगेगा या जो आम लोगों ने इसको समझा होगा कि भैया ये तो रियल एस्टेट से है, हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं दोस्तों आपको बताता हूं ये MSME से कैसे मतलब रखता है। ये दोस्तों चैप्टर है हाउसिंग फॉर ऑल। दोस्तों पॉइंट नंबर है 55। यहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इन द ईयर 2022-23 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of PM Awas Yojana, both rural and urban। और साथ में दोस्तों उन्होंने पैसा कितना दिया है इस 80 लाख मकानों के लिए, 48,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर दिस पर्पस। दोस्तों आप बताइए मुझे, ये मकान कौन बनाएगा? इन मकानों का जो मटेरियल होगा वो कौन बनाता है? यहां पंखे भी लगेंगे, बिजली के स्विच भी लगेंगे, यहां पर बाथरूम में सैनिटरी फिटिंग भी लगेगी, यहां टाइल्स भी लगेंगी, यहां पेंट पॉलिश भी होगा, यहां पर इनको कोई बनाएगा भी। दोस्तों कितना काम होगा इन घरों को बनाने में जो पूरा किया जाएगा MSME द्वारा। दोस्तों एक और चैप्टर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 59 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बॉर्डर विलेजेस विद sparse population, limited connectivity and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under the new Vibrant Village program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist center, road, provisioning of decentralized renewable energy, direct to home access for Doordarshan and educational channels and support for livelihood generation। दोस्तों आप मुझे बताइए, जितने मैंने आपको ये बताए हैं कि यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उन जगह पर जो छूट गए हैं उनका डेवलपमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जब ये सारा डेवलपमेंट दोस्तों वहां होगा, वो करेगा कौन? दोस्तों अधिकतर जो शेयर है दोस्तों MSMEs के पास जाना है। Additional funding for these activities will be provided. Existing scheme will be conversed. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis। सरकार ने कहा है। और जब ये दोस्तों मॉनिटरिंग होगी कांस्टेंट बेसिस पर, तो ये जो पैसा होगा इसमें खर्च करने के लिए उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बजट में, वो तो खास तौर से आप समझिए MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए ही है। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एंड ईज ऑफ लिविंग। ये तो हमारे काम का है दोस्तों। तो क्या कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉइंट नंबर 63 में, इन रिसेंट ईयर्स ओवर 25,000 कंप्लायंसेस वर रिड्यूस्ड एंड 1,486 यूनियन लॉज वर रिपील्ड। दोस्तों ये जो कंप्लायंसेस हैं हमने भी बहुत सारी वीडियो बनाकर आपको बताई हैं कि अभी समय समय पर कि कौन कौन सी कंप्लायंसेस कम कर दी गई हैं, और ये साथ में 1486 जो यूनियन लॉज हैं उनको भी खत्म कर दिया कि भैया क्या ये बेकार के कानून है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये दोस्तों जब कंप्लायंसेस कम हुई, अधिकतर MSMEs की ही कंप्लायंसेस कम हुई है। और दोस्तों ये बात खुद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोली है कि भैया ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने ये कंप्लायंसेस कम किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, अवर ट्रस्ट इन पब्लिक एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। तो ये दोस्तों ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम कंप्लायंसेस कम कर रहे हैं, बेकार के जो फालतू कानून है उनको हटा रहे हैं, ताकि आपको अपना बिजनेस करने में इजी हो, आराम हो, कंफर्ट हो। दोस्तों पॉइंट नंबर 64 में
इस बजट में कहा है कि फॉर द अमृत काल द नेक्स्ट फेज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी EODB 2.0 and ease of living will be launched in our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resource. We will follow the idea of trust based government. यानी दोस्तों ये जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात की है, ये कहा है कि भैया ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का मतलब ये है कि सरकार को भरोसा है अपने लोगों पर, इसीलिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां शुरू करना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, हम MSMEs को एक सबसे बड़ी समस्या आती है ना कि जब भी कोई ग्रीन क्लियरेंस यानी पॉल्यूशन का कोई NOC सर्टिफिकेट कोई लेना होता है हमको, तो बहुत सारी दिक्कत होती हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मारे मारे पता नहीं कहां जाएं। दोस्तों ग्रीन क्लियरेंस के लिए सरकार ने इस बजट में एक स्पेशल चैप्टर बनाया है, जहां पर उन्होंने पॉइंट नंबर 66 में कहा है कि ए सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश उसका नाम उन्होंने कहा है फॉर ऑल ग्रीन क्लियरेंसेस वाज लॉन्च्ड इन 2018। कर तो दिया था, लेकिन इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल सिग्निफिकेंटली। The scope of this portal will now be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable applications for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through centralized processing center green यानी CPC green। तो दोस्तों 2018 में बना तो था, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलती नहीं, ट्रैकिंग वहां होती नहीं। अब वो सब चीजें शुरू होंगी, शायद इससे भी MSMEs को या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी मदद मिलने वाली है। दोस्तों अर्बन डेवलपमेंट जब होगा उससे भी MSMEs का फायदा होने वाला है, इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट का चैप्टर है। पॉइंट नंबर 68 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि फॉर दिस टू हैपन अर्बन प्लानिंग कैन नॉट कंटिन्यू विद ए बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच। कह रहे हैं कि भैया बिजनेस एज यूजुअल वाला, अरे भाई चलता है तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमें अर्बन डेवलपमेंट भी करना है, वी प्लान टू स्टेयर ए पैराडाइम चेंज। पॉइंट नंबर 69 में कह दिया है ए हाई लेवल कमेटी ऑफ रेप्यूटेड अर्बन प्लानर्स, अर्बन इकोनॉमिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस विल बी फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशन ऑन अर्बन सेक्टर पॉलिसीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड गवर्नेंस। तो दोस्तों ये जब अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, अर्बन डेवलपमेंट होगा अच्छे से, उसका भी एक बड़ा शेयर दोस्तों MSMEs के पास ही जाने वाला है। दोस्तों एक और झगड़ा मचा रहता है लैंड के बारे में, है ना, कहते हैं ना जर जोरू जमीन भैया, ये तो बहुत पुराने काल से चल रही है, और उसमें जो जमीन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, क्योंकि कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कभी पटवारी जी के पास जाना पड़ता है, तहसीलदार जी के पास जाना पड़ता है, DM के पास जाना पड़ता है, बैंक अलग चेक करते रहते हैं, भैया तुम्हारी जो लैंड है तुम्हारे नाम है नहीं है, यहाँ नहीं चढ़ी, इसका खसरा खतौनी, ये सब कुछ ठीक नहीं है, हम इसको मॉर्गेज नहीं कर सकते, तुम लोन लेना चाहते हो, सिक्योरिटी देना चाहते हो, फिर भी हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों एक लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर है इस बजट में, बहुत मदद करने वाला है MSMEs की और खास तौर से देश की जनता की। वहां पॉइंट नंबर 74 में ऑनरेबल मिनिस्टर ने कह दिया है कि एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग इंपेरेटिव। बिल्कुल ठीक है। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू अडॉप्ट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद रखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, यहां पर स्टेट से कहा जाएगा कि भैया आप एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दीजिए हर लैंड को, टू फैसिलिटेट IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड। ये क्या यार, पढ़े हम जाते हैं दोस्तों, देख लीजिए, हम जा रहे हैं रिकॉर्ड में किसी तहसील में, अरे भैया इतना ढूंढना दोस्तों किसी के बस की नहीं है कि अपना जो खसरा खतौनी है, जो अपनी लैंड है, उसको इस भरे समझिए कबाड़ खाना बना हुआ है रिकॉर्ड्स का, इसमें जाकर ढूंढने का। अब ये IT बेस्ड मैनेजमेंट कर लो भैया, इसका सब तो डिजिटल कर रहे हैं मोदी जी। मिनिस्टर ने आगे कहा है कि द फैसिलिटी फॉर ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अक्रॉस एनी ऑफ द शेड्यूल 8 लैंग्वेज विल आल्सो बी रोल्ड आउट। जितनी लैंग्वेज हैं हर लैंग्वेज में करो भैया। ये नहीं है कि भैया साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, क्योंकि भारत में तो दोस्तों हम जानते ही हैं हर 40 कोस में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो
जो जितनी भी लैंग्वेजेज हैं सरकार ने कहा है इस बजट के द्वारा कि भैया सब में करेंगे ये हम। एक और पॉइंट नंबर 75 है इसी चैप्टर के अंतर्गत, जहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि द अडॉप्शन और लिंकेज विद नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS with the one nation one registration software will be promoted as an option for uniform process for registration and anywhere registration of deeds and documents। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, आप हैं दिल्ली में, प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, अब आप भैया जा रहे हैं बॉम्बे जा रहे हैं उसको रजिस्टर करने, वहां जाके पता चला कि भैया अभी नहीं हो सकती, अभी तो रजिस्ट्रार साहब आज यहाँ पर है नहीं, या कभी पता चलेगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट कम है। अरे जब आप कर रहे हो, एक देश है, एक देश में आप ऐसा करो ना कि भैया एक देश एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर बना दो, सब जगह एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, चाहे वो दिल्ली हो बॉम्बे हो, और भी तो बहुत सारी जगह किया है ना। पहले भी तो दोस्तों ऐसा होता था, अगर हमें कोई कंपनी बनानी पड़ती है, अगर यूपी में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो जा रहे हैं कानपुर, दिल्ली में क्लाइंट है, यूपी में कंपनी बनाना चाहते हैं, जो सीए हैं उनको जाना पड़ेगा भैया कानपुर, जहां अपने पेपर जमा करेंगे कंपनी बनाने के लिए। एक कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑफिस, कहीं भी बैठकर आप भारत में बनाइए अपनी कंपनी। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक सिंगल टाइप का प्लेटफॉर्म अब सरकार लेकर आएगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों। हम एमएसएमईज को, हमारा समय बचेगा, हमारा पैसा बचेगा इस नए इनिशिएटिव के द्वारा। दोस्तों एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसने बहुत मदद की जो एमएसएमईज हैं उनकी, क्योंकि ये रिकवरी कोड ना होने के बावजूद दोस्तों जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जो खास तौर से एमएसएमईज हैं, उनका पैसा लार्ज कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू से निकलवाने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। पहले तो ये बहुत ही मदद करता था जब इसकी लिमिट 1 लाख थी, 1 करोड़ लिमिट होने के बाद ये कुछ मदद इस एक्ट के द्वारा, इस कोड के द्वारा कम हो गई हम एमएसएमईज की। मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से इसमें दरखास्त भी हमेशा करता रहता हूं कि ये जो डिफॉल्ट का अमाउंट आपने 1 लाख से बढ़ाकर सीधा 1 करोड़ कर दिया, इसको हम एमएसएमईज के लिए कुछ कम कर दीजिए, 1 लाख ना सही 10 लाख तो कर दीजिए। तो अब दोस्तों ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है एक खास चैप्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसमें पॉइंट नंबर 76, दोस्तों यहां पॉइंट नंबर 76 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द कोड विल बी कैरीड आउट टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस। यानी तो कुछ तो तसल्ली दी है, अब हम फिर उनके सामने अपनी अर्जी लगाएंगे कि इस 1 करोड़ को घटाकर एमएसएमईज के लिए 10 लाख कर दीजिए। यहां फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम जो क्रॉस बॉर्डर जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए भी इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत जरूर कुछ ना कुछ जल्दी से कर देंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक जगह बैठकर कहीं की भी कंपनी बना लो, तो कंपनी को बनाना तो आसान है अब, लेकिन दोस्तों कई बार हमने देखा कि भैया कंपनी बन गई, हमने उम्मीद लगाई कि हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, कुछ हालात ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से हम अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए, या हमारी उम्र इतनी हो गई कि अब हम चाहते हैं कि भैया अब हम तो बस अब ये बिजनेस खत्म करके प्रभु लीला में अपने दिन बिताना चाहते हैं, या अपने बच्चे हमारे भैया बाहर हैं हम वहां जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी बनी हुई है साहब, ये कंपनी बंद नहीं हो सकती, बहुत टाइम लगेगा। तो अब सरकार ने इस बजट में कहा है कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट के नाम से एक यहां चैप्टर दिया गया है इस बजट में, जहां पर पॉइंट नंबर 77 में सरकार ने कहा है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि सेवरल आईटी बेस्ड सिस्टम्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर एक्सेलरेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनीज। यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन नाउ द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, और उसका नाम उन्होंने दिया है CPACE, C-PACE, विद प्रोसेस री-इंजीनियरिंग will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up these companies from the currently required 2 years to less than 6 months। दोस्तों 2 साल लग जाते थे ये कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी अपनी मर्जी से हम बंद कर रहे हैं तब भी 2 साल। अब सरकार ने कहा है नहीं नहीं, जब हम नई कंपनी भैया बना दे रहे हैं 1 दिन में, तो वाइंडिंग अप भी हम चलिए 6 महीने से कम में
ये पूरा कर देंगे। दोस्तों एक चैप्टर है एक्सपोर्ट प्रमोशन इसी बजट में, जहां पॉइंट नंबर 86 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा द स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स एक्ट विल बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू लेजिस्लेशन that will enable the states to become partners in development of enterprises and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of the exports. दोस्तों आपकी काफी ये शिकायत भी थी, मैं समझता हूं कि इस बजट के द्वारा ये जो सरकार ने कहा है कि ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनके लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसमें जो चेंजेस हैं वो अब सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत ये तो हम सुनते आ रहे हैं और वो एमएसएमईज के लिए शायद काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इस बजट में कहा है आत्मनिर्भर इन डिफेंस, और इसमें भी दोस्तों एमएसएमई की कैसे मदद होगी मैं बताता हूं। ये एक अलग चैप्टर है इस बजट में, आत्मनिर्भर इन डिफेंस। इसमें दोस्तों पॉइंट नंबर 87 में कहा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स एंड प्रमोटिंग आत्मनिर्भरता इन इक्विपमेंट्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहते हैं सरकार ने कहा है, और वो कैसे बढ़ेगी दोस्तों कि हम इंपोर्ट कम कर दें और अपने ही देश में प्रोडक्ट्स को बनाएं। तो दोस्तों यहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई देखिए 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट विल बी earmarked फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द ईयर 2022-23। तो दोस्तों जब ये 68% टोटल हमारा जो बजट है, प्रोक्योरमेंट बजट है सरकार का, उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्री से परचेज होगा, तो इसका मतलब दोस्तों साफ है, क्लियर है कि जो एमएसएमईज हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो इन डिफेंस प्रोडक्ट को बना रही हैं, उनके लिए ऑर्डर्स की भरमार होने वाली है। और ये दोस्तों दिस इज अप फ्रॉम 58% इन द ईयर 2021-22। तो अभी तक था 58%, अब इसको दोस्तों कर दिया गया है 68%, सीधा 10% का जंप दे दिया गया है फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये भी दोस्तों एमएसएमईज के काम का है। दोस्तों पॉइंट नंबर 88 में एक बात और कही है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि डिफेंस आर&डी विल बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्री। याद रखिए इंडस्ट्री में 90% से ज्यादा दोस्तों एमएसएमईज में ही है, और जब से इसकी डेफिनेशन रिवाइज हुई है तब तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा वर्क इंडस्ट्री का एमएसएमई के अंदर आ गया है। तो दोस्तों यहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है पॉइंट नंबर 88 में कि डिफेंस आर&डी विल बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्री, स्टार्टअप एंड एकेडेमिया विद 25% ऑफ डिफेंस आर&डी बजट ईयरमार्क। प्राइवेट इंडस्ट्री विल बी एनकरेज्ड टू टेक अप डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model। तो दोस्तों प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो भैया सरकारी तो है नहीं, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो अधिकतर एमएसएमई है, तो हमारे लिए अब ये खुल गया है। एन इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी विल बी सेट अप फॉर मीटिंग वाइड रेंजिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये भी एक एमएसएमई के लिए खुशखबरी है इस बजट में। दोस्तों और एक खुशखबरी है, सनराइज अपॉर्चुनिटी के रूप में एक चैप्टर दिया है इस बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, जहां पर उन्होंने पॉइंट नंबर 89 में कहा है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेटियल सिस्टम्स एंड ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, genomics and pharmaceuticals, green energy, clean mobile systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country। और दोस्तों इसमें भी काफी कुछ एमएसएमईज के पास जाने वाला है। They provide employment, और हम कहते ही हैं कि भैया एमएसएमईज ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है, और यहां बजट में भी इस बात को माना गया है। इस पॉइंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ
and make Indian industry more efficient and competitive. एक और पॉइंट दोस्तों इसी के अंदर पॉइंट नंबर 90 है, जहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सपोर्टिव पॉलिसीज, लाइट टच रेगुलेशंस, फैसिलिटेटिव एक्शंस टू बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटीज and promotion of research and development will guide the government's approach for R&D in these sunrise opportunities. In addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. तो भाई प्राइवेट वालों को तो करना ही है, इन सनराइज अपॉर्चुनिटीज में गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। दोस्तों एक सेक्टर है जहां पर एमएसएमईज काफी रोल प्ले कर रही हैं दोस्तों, वो है सोलर पावर, सोलर एनर्जी में। मैं जानता हूं दोस्तों कई एमएसएमईज हैं जो इस सोलर एनर्जी, सोलर पावर में काम कर रही हैं। अब सरकार ने अलग से इस बजट में एक चैप्टर रखा है सोलर पावर का, और पॉइंट नंबर 93 में कहा है कि टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग for the ambitious goal of 280 GW of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of rupees 19,500 crore for production linked incentive। दोस्तों ये PLI के लिए मैंने पहले भी बात की थी, अब यहां सरकार ने इस बजट में भी कहा है इस सोलर पावर के लिए for production linked incentive for manufacture of high efficiency modules with priority to fully integrated manufacturing unit from polysilicon to solar PV modules will be made। दोस्तों यहां भी बहुत सारा जो कंप्लीट चेन सिस्टम है उसमें एमएसएमईज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन दी गई है, समझिए आप इस बजट में पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोस्तों जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी या और जो भी सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करेगी, उन इन्वेस्टमेंट का फायदा इन एमएसएमईज को ही होगा, हम स्टार्टअप्स को ही होगा। क्योंकि दोस्तों जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तो भैया उन इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, उनको इंप्लीमेंटेशन के लिए एमएसएमईज तो चाहिए। तो दोस्तों सरकार ने इस पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नामक चैप्टर के अंतर्गत पॉइंट नंबर 101 में बताया है कि कंसीडरिंग द अबव इंपेरेटिव द आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट इज वंस अगेन बीइंग स्टेप्ड अप शार्पली बाय 35.4% फ्रॉम rupees 5.54 lakh crore in the current year to 7.5 lakh crore in the year 2022-23। तो ये दोस्तों जब ये आप समझिए पैसा खर्च कर रही है सरकार, कह रही है कि भैया हम 7.5 लाख करोड़ खर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट में, तो इसका फायदा भी एमएसएमईज को बड़े रूप में मिलेगा। दोस्तों एक और चैप्टर सरकार ने कहा है इस बजट में, गिफ्ट IFSC। दोस्तों पॉइंट नंबर 104 में कहा है कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस विल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशंस एक्सेप्ट दोज बाय IFSCA टू फैसिलिटेट availability of high end human resources for financial services and technology। तो दोस्तों ये जब एक यूनिवर्सिटी बनेगी, इसको बनाने में, उसके बाद इसको चलाने में हम एमएसएमईज और स्टार्टअप का शायद बड़ा रोल होने वाला है। दोस्तों एक और पॉइंट बताया है इसी चैप्टर में, पॉइंट नंबर 105, वहां ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर will be set up in the GIFT city for timely settlement of disputes under international jurisprudence। दोस्तों ये तो मैं हमेशा ही कहता रहता हूं कि भैया ये जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं और खास तौर से जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं तो कोई मुझे लगता है कि मदद करने के लिए आगे नहीं आता, चाहे वो MSCFCs हो, वो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में बहुत मदद नहीं कर पाती, या हमारा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में भी अब सरकार ने कहा है कि हम क्रॉस बॉर्डर की बात करेंगे। तो यहां दोस्तों जब ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा तो बहुत सारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं और उनमें काफी जो केसेस होंगे वो होंगे डिलेड पेमेंट के, नॉन पेमेंट के, उनका तुरंत समाधान होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यहां फिर याद दिला दूं
कि आप जाइए nodefaulters.com पर। अगर कोई भी आपका इशू है, कोई आपका बायर अगर आपको समय से पैसे नहीं दे रहा है, यहां पर रजिस्टर कीजिए, अपना डिफॉल्ट यहां रिपोर्ट कीजिए और nodefaulters.com की टीम तैयार है आपके बायर से कांटेक्ट करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि भैया दे दो पेमेंट, नहीं तो फिर हम लीगल मोड में जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। दोस्तों एक और पॉइंट नंबर 106 है, जहां कहा है कि सर्विसेज फॉर ग्लोबल कैपिटल फॉर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फाइनेंस इन द कंट्री विल बी फैसिलिटेटेड इन द गिफ्ट सिटी। तो दोस्तों ये जो गिफ्ट सिटी में भी जो डेवलपमेंट होगा वो भी एमएसएमई की काफी मदद करेगा। दोस्तों एक और चैप्टर है डिजिटल रुपी, क्योंकि जो एमएसएमई हैं दोस्तों वो जब तक डिजिटल नहीं होंगी तब तक उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा आपको एडवाइस करता रहता हूं कि देखिए अगर बड़ा बनना है, ग्रोथ करनी है, तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप डिजिटल मोड में आ जाइए। तो यहां पर एक चैप्टर है डिजिटल रुपी। सरकार ने कहा है इस बजट के द्वारा, पॉइंट नंबर 111 में, दैट इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी विल गिव ए बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by Reserve Bank of India starting 2022-23. दोस्तों मैंने एक क्रिप्टो करेंसी पर वीडियो पहले भी बनाई थी, प्लीज आप आई बटन दबाकर देख लीजिएगा। और अब सरकार ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा अपना देश का सेंट्रल बैंक, इशू करेगा एक अपनी डिजिटल करेंसी। दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बजट में, क्योंकि दोस्तों एक तो सरकार कह रही है कि हम सेंट्रल लेवल पे भैया खर्च करेंगे 7.5 लाख करोड़, पर स्टेट्स का क्या होगा? तो सरकार ने कहा हम स्टेट्स को भी पैसा देंगे ताकि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों वो काफी कुछ एमएसएमई के द्वारा ही, यानी उनकी मदद से ही हो पाएगा, स्टेट्स के द्वारा भी। पॉइंट नंबर 113 में इस बजट में कह दिया गया है कि फॉर 2022-23 ये जो साल होगा 2022-23, द एलोकेशन इज 1 लाख करोड़ टू असिस्ट द स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। और दोस्तों जब ये इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में तो एमएसएमई के द्वारा ही मैं समझता हूं कि काफी पैसा खर्च किया जाएगा, उन्हीं को काम करना है इस इन्वेस्टमेंट के लिए। दीज 50 years interest free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states. दोस्तों सरकार दे रही है स्टेट्स को कि भैया 50 साल में रिपे कर देना, लेकिन इन्वेस्ट तो करो। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कुछ प्रोविजन बताए जो इस बजट में है, खास तौर से मदद कर रहे हैं एमएसएमई की और स्टार्टअप की। आपने दोस्तों बहुत सारे टीवी चैनल पर न्यूज देखी होगी, डिबेट देखी होगी, आपने दोस्तों बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, व्हाट्सएप पर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों, और सोशल मीडिया पर हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि एमएसएमई के लिए क्या है इस बजट में। छोटा सा कुछ ही पॉइंट्स हैं जो बताए जा रहे हैं आपको एमएसएमई के लिए। मैंने दोस्तों इस बजट का पूरा एनालिसिस करा, देखा कि एमएसएमई को आखिर क्या मिल रहा है इस बजट में। दोस्तों शायद आपको ये एनालिसिस, इतनी पूरी डिटेल इस बजट के बारे में कि एमएसएमई और स्टार्टअप को इस बजट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या मिल सकता है, कैसे अपनी तैयारी करनी है आने वाले समय में जब ये इंप्लीमेंटेशन होंगी स्कीम्स, तब हम तैयार रहें ताकि इन स्कीम्स का हम पूरा फायदा ले सकें। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप अब अपनी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जो बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। ऐसी ही और बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन देखने जानने के लिए दोस्तों आपको एक काम जरूर कर देना है। ये वीडियो बहुत लंबी है, मैं समझता हूं आपने पूरी देखी होगी, क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद आप शायद रुक नहीं पाए होंगे इस वीडियो को देखने से। तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। जल्दी से हमें 1 मिलियन पर पहुंचना है। 8,75,000 पहले ही हो चुके हैं, बस थोड़ी सी आपको मेहनत और करनी है। तुरंत इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फिर ये बटन भी दबा दीजिएगा, बेल जो बनी है आपके सब्सक्रिप्शन के बाद, ताकि जैसे ही मैं अपनी कोई अगली वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार दोस्तों।